कई शख्सियतें जो है वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं होती। ऐसी आज एक शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसने 20,000 से ज्यादा बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दी है। पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो काफी कंट्रीज में प्रेजेंट है। कई यूनिवर्सिटीज जो है उसके क्लाइंट है, 600 से ज्यादा स्कूल्स उसके क्लाइंट है, नेशनल अवार्ड विनर है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया फ्रेंड है मेरे। और ये है सौरभ नंदा, जिनसे आज हम लोग बात करेंगे। इनकी गाइडेंस के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो है वो सीखने को मिलेंगी, क्योंकि काफी एक लंबे अरसे से जो है वो ये एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इंटरव्यू काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हे सौरभ, हाउ आर यू? कैसे हो सर आप? बहुत दिनों बाद सर आप लोगों के दर्शन हुए हैं। 2008 में शायद आपको पहली बार मैंने देखा था, तो उस टाइम पे बड़ा एक इंस्पिरेशन थे आप हम लोगों के लिए। ठीक है, तो आज मैं आपका जो है ना, ये बहुत अच्छा मौका मेरे को मिल रहा है और आपका आज बड़े खतरनाक तरीके से मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं। बीइंग अ सीनियर, तो कॉलेज में आप लोगों ने बहुत सारे सवाल हम लोगों को ऑलरेडी पूछे थे, लेकिन आज जो है वो मेरी बारी है सर। तो पहला सवाल सर, मैं अपने ऑडियंस को जो है वो ये बताना चाह रहा हूं कि आपने अपना चाइल्डहुड सर कहां स्पेंड किया, कहां आपकी जो है वो एजुकेशन रही, कौन से कॉलेजेस से आप पास आउट रहे सर? एक बार मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली 9th to 12th के सर, उनको आप ये जरूर बताओ सर। थैंक यू गगनदीप, आई एम वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और आपसे मिलके, एंड यू डूइंग अमेजिंग वर्क। मैंने अपनी स्कूलिंग 8 अलग अलग स्कूलों से की है ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे तो हम हर जगह गए हैं। और फिर बैचलर्स मैंने कंप्यूटर साइंस में की है NIT जलंधर से 2005 से 2009। फिर मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी की थी 2012 से 2015 में, क्योंकि तब तक मैं अपने एजुकेशन वाले फील्ड में आ चुका था। तो हाँ, वो इन शॉर्ट दैट इज माय इंट्रोडक्शन। ओके। तो सर ये एकदम से मतलब आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि लोग इंजीनियरिंग करने के बाद फाइनली अपना पैशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं, जिसके अंदर मतलब हमारे टाइम पे तो लोग यूजुअली ऐसा हो रहा था। अब थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस जो है मेरे को लगता है कि जो है वो बढ़ रहा है। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 9th to 10th अपना करियर जो है वो डिसाइड कर लेना 9th 10th के अंदर ही, ताकि इस तरह के स्विचेस बंदे को ना मारने पड़े? क्योंकि हमारे टाइम पे शायद होल्ड लगी हुई थी कि भैया इंजीनियर बन जाओ। आज शायद मेरे को मल्टीपल डाइवर्सिटी जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों को नॉलेज जो है वो मिल रही है। तो आपके लिए मतलब आपके हिसाब से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट टाइम पे राइट सब्जेक्ट्स को चूज करना, कि ये चीज बंदा सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही गेन करता है? नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब 10वीं कर ली थी मैंने, तो सबने बोला था बहुत अच्छा अब आप साइंस ले लो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या लूँ, तो उन्होंने कहा आपको फिजिक्स, ये मैथ्स और बायो में चूज़ करना पड़ेगा। मैंने कहा वो नहीं, मेरे को मैथ्स और बायो अच्छी लगती है। मैंने PCM भी लिया। 1 साल करने के बाद मुझे समझ आया कि यार ये इसमें तो मेरे लिए खेलने का टाइम ही नहीं बचता है, तो फिर मैंने बायो ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद जब इंजीनियरिंग के लिए गए तो उन्होंने पूछा कौन सी इंजीनियरिंग करनी है। मैंने पापा को देखा, पापा कहते हैं आजकल कंप्यूटर चल रहा है, ले ले। तो फिर हमने कंप्यूटर साइंस ले ली। और फिर 1.5 साल बाद इंजीनियरिंग में समझ आया कि कंप्यूटर साइंस नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए थी, क्योंकि केमिस्ट्री मेरे को पसंद थी। और 2 साल बाद समझ आया कि मुझे 10वीं के बाद ह्यूमैनिटीज लेनी चाहिए थी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अब एक आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन गए हो तो इंडिया में क्या करोगे? आप कहोगे चलो अमेरिका चलते हैं। तो फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में ज्वाइन किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह। वो अमेरिकन कंपनी थी, मुझे लगा चले जाएंगे। 2-2.5 साल लगाए वहां पर, काम ठीक ठाक कर लिया, लेकिन मजा नहीं आ रहा था। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, 7 साल लगाने के बाद मुझे समझ आया इंजीनियरिंग छोड़ दो। आपके पास 7 साल हैं, ठीक है, अगर वेस्ट नहीं करने हैं तो अभी पता लगा लो क्या करना है। अच्छा, बिल्कुल। और गगन, आपकी भी तो स्टोरी ऐसी है कुछ? नहीं, मेरे को तो सर शुरू से टीचिंग में थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्ट था, तो मैंने 3 साल जॉब करने के बाद फाइनली जो है ये डिसाइड कर लिया था बहुत टाइम पे। लेकिन आज सर मैं आपकी खींचने वाला हूँ, आप मेरे को दोबारा से मत पकड़ो प्लीज, ठीक है ना? तो सर मेरे हिसाब से आप मेरे को ये बताओ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर चूजिंग द राइट सब्जेक्ट एट द राइट टाइम? मतलब आपके अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि आप जिस स्टार्टअप पे जो है वो आजकल काम कर रहे हैं, उसके अंदर बेसिकली आप स्टूडेंट्स का ही करियर काउंसलिंग जो है वो कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटीज ऑन द राइट टाइम राइट सब्जेक्ट्स जो है वो चूज कर रहा है? लेस देन 3%। लेस देन 3%। तो ये जो मतलब 97% की जो भीड़ बोलूंगा मैं इनको, जिनको मतलब एट द राइट एज नहीं डिसाइड हो पाता कि क्या करना है, फिर ये कैसे घूम फिर के आपके पास आ रहे हैं, निराश होके आ रहे हैं, या फिर मतलब क्या इनके लिए बचता है कि वो मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जब नहीं चीजें करते? तो बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। पहले तो हम ये सोचेंगे सही सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों सही है। अब जैसे कुछ ही दिनों पहले मैं एक लड़के से मिला था जिसको 9th में बता दिया था किसी और काउंसलर ने कि आपको कॉमर्स लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मतलब 9th में समझने के बाद भी उसने 11th में साइंस लिया।
क्यों? क्योंकि अच्छा। दुनिया भर की चीज़ें, साइंस लो, स्कोप बढ़ेगा, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये वो करके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हर्ड मेंटालिटी, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी, समझने के बाद भी। दूसरी चीज़ ये है, जब आप फँस जाते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है। जैसे साइंस ले लो ना, पीसीएम ले लो, तो पूरी कायनात आपके आस-पास आ जाती है और बोलने लग जाती है, अब तो इंजीनियरिंग करेगा। है ना? जबकि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बिल्कुल इंजीनियरिंग बिल्कुल करना। बिल्कुल। साइंस पढ़ो क्योंकि अच्छा लगता है। उसके बाद आपने कुछ हिस्ट्री बिल्कुल। पढ़ना है, पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर बच्चों में, स्कूल के टाइम पे। 10th के बाद, 12th के बाद, फिर कॉलेज में जाके समझ आता है, अच्छा इंजीनियरिंग तो मेरे लिए है नहीं। अच्छा, ये मैंने इकोनॉमिक्स ले ली, ये तो मेरे लिए है नहीं। मेडिसिन तो मैं करना चाहता ही नहीं था। लेकिन अब मैं फँस गया हूँ, तो अब क्या करूँ? अब क्या ऑप्शन बचा है? तो हर लेवल पे बच्चे हमारे पास आते हैं और ये सारे 97% हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जैसे मतलब जिस टाइम पे आप लोगों ने जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया, ठीक है, उस टाइम पे जो है वो एक आईटी सेक्टर बूमिंग था, 2001 2002 की बात करें, या उस टाइम पे एक सिनेरियो ऐसा चल रहा था कि भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लो, और जो कि एक नज़र आ रहा था कि 20 साल एक बहुत सस्टेनेबल तरीके से जो है वो एक मतलब जनरेशन का जो है वो ब्रेड एंड बटर अर्न करने का बहुत अच्छा सोर्स जो है वो हो सकता है। मतलब बीइंग इन 2022, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट 20 ईयर डाउन द लाइन कौन सी ऐसी चीज है, या कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग है, या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपके हिसाब से आपको दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा बूमिंग है और अच्छा एक करियर जो है वो ऑप्शंस हो सकती हैं, एक प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन हो सकती हैं एट द एज, राइट एज चूज करना सर? ओके, तो इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस आज भी बहुत हॉट प्रॉपर्टी है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फॉर ऑल दोज इंजीनियर्स, लेट मी टेल यू, कंप्यूटर साइंस इज नॉट द ओनली ऑप्शन। अगर आपने स्पेस एक्सप्लोरेशन करने जाना है, आपको लगता है खाली प्रोग्राम बनाने से स्पेस में पहुंचोगे आप? नहीं, वहां पर बिल्कुल उनको हर बिल्कुल। टाइप का इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए चाहिए। उसके बाद उनको बायोलॉजिस्ट चाहिए, जिनको एक्सोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। वो बाहर की देख सकें कि भैया एलियन लाइफ कैसी होती है एंड सो ऑन। अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि पिछले 6-7 महीनों में उन्होंने जितने मीटियोराइट्स गिरे हैं अर्थ पे, उन सबको एनालाइज किया है। उन सब के अंदर डीएनए और आरएनए के बेसिस प्रेजेंट हैं जो हमारी बॉडी के अंदर है। मतलब कि ये पूरा बिल्कुल पूरा बिल्कुल प्रूव बिल्कुल हो सकता है कि शायद लाइफ अर्थ पे बनी ही नहीं थी, बाहर से ही आई थी। ये सब किसको पता लगा? बिल्कुल ये बिल्कुल कंप्यूटर बिल्कुल। प्रोग्रामर को नहीं पता लगा। तो नहीं पता लगा, बिल्कुल बिल्कुल। एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको नेविगेशन करनी है, एवरीथिंग, किसी भी फील्ड में है, मेडिसिन, साइकोलॉजी, एनी ऑफ द इंजीनियरिंग फील्ड्स, साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, सब रिक्वायर्ड हैं फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। एक छोटी सी बात जो मैं ओके। 2019 से बता रहा हूँ सबको, फ्यूचर ऑफ जॉब्स है क्या? बिल्कुल। फ्यूचर ऑफ जॉब्स 3 एरियाज में है। द फर्स्ट एरिया इज कि या तो आप टेक्नोलॉजी से मिल जाएं, जैसे अब आप वीडियोस बना रहे हैं तो आप टेक्नोलॉजी से मिल गए हैं, आप एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू बना रहे हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट है। बिल्कुल। दूसरी चीज, आप ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। अब सब कुछ ही ऑटोमेट हो रहा है तो फिर इंसान क्या करेगा? इंसान वो करेगा जो मशीन नहीं कर सकती, ह्यूमंस की प्रॉब्लम सॉल्व बिल्कुल करना। बिल्कुल। आप भी सॉल्व कर रहे हो, बहुत मैं बड़ी भी बात सॉल्व है कर सर। रहा हूँ। वो एक मशीन नहीं बता सकती कि बिल्कुल कौन सा बिल्कुल। करियर अच्छा है, या ये वाला मैथ्स का प्रॉब्लम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। बिल्कुल थर्ड बिल्कुल एरिया बिल्कुल। इज इफ यू कैन बी द ब्रिज बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन। अगर आप कोई ऐसी चीज जो टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सकती है और कोई ऐसी ह्यूमन प्रॉब्लम जिसको अभी तक टेक्नोलॉजी ने इनेबल नहीं किया है, या फिर टेक्नोलॉजी यहाँ यूज नहीं होती है, आपको समझ आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दो। तो जैसे गूगल ने बिल्कुल बिल्कुल। 2020 में क्या किया, जितने रिक्शे वाले हैं, पान टपरी वाले हैं, उन सबको मोबाइल फोन पकड़ा दिया और बोला अब आप इसमें से ई कॉमर्स कर सकते हो। पहले नहीं हो सकता था। तो बिल्कुल उन्होंने एक ह्यूमन बिल्कुल प्रॉब्लम को बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया। अगर आप वो कर सकते हो सॉल्व कर दिया। तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। राइट, बिल्कुल 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 सर। सर बीइंग इन इंडिया, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को अगर हम लोग देखें, ये एस्ट्रोफिजिस्ट जैसी जो है वो स्ट्रीम्स होगी या बाकी स्ट्रीम्स होगी, तो हमारे कंट्री एज ए इंडिया के अंदर किसी को रहना हो तो ये किस तरह की अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो कि बच्चों को नहीं पता कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि हम लोग यूजुअली मेन स्ट्रीम्स के अंदर ही घुसे हुए हैं। मतलब नॉन मेडिकल का मतलब हो गया जो आप इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल का मतलब हो गया एमबीबीएस कर लो, आज थोड़ा थोड़ा लोगों को जो है वो आयुर्वेदा के बारे में पता चल रहा है, तो चलो बीएएमएस में मूव कर रहे हैं, बीएचएमएस में मूव कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से इन मेन स्ट्रीम्स में रह के, जैसे नॉन मेडिकल में रह के या मेडिकल स्ट्रीम्स में रह के, और कौन कौन सी जगह पे कैसे कैसे वेन्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो बच्चों को नहीं पता सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरा एक फ्रेंड है जो भी मतलब एक फॉरेन कंट्री की एम्बेसी में काम करता है। ही इज हैविंग अ जॉब विच इज हेल्ड बाय ओनली 7 अदर पीपल इन द वर्ल्ड। वो इतनी यूनिक जॉब है। ओके। और उसने काम क्या किया है, उसने इंडियन जो आईआईटी जेईई की ये जो प्रिपरेशन होती है, नीट की प्रिपरेशन होती है ना, उसके ऊपर पीएचडी की है उसने।
ऑलराइट। ओह, अब अच्छा। उसने मेरे को बताया था कि जब वो आईआईटी दिल्ली में जाके बच्चों से बात करता था अपनी रिसर्च के लिए, तो वहां पर उसको दिखता था आधे से ज्यादा बच्चे तो मैथ्स में इंटरेस्टेड थे, फिजिक्स में इंटरेस्टेड थे, केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनका कोई बिल्कुल। स्कोप नहीं दिखता था उनको, इसलिए वो आईआईटी में आ गए और वहां जाके पछता रहे हैं कि यार ये मेरे को इंजीनियरिंग पसंद नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिसर्च इज द फ्यूचर ओनली। आप देखिए जापान, अमेरिका, कहीं भी जाएंगे, नंबर ऑफ रिसर्चर्स पर 10,000 ऑफ द पॉपुलेशन इज मच हायर देन इंडिया। चाइना में बहुत अच्छा है, कोरिया में बहुत अच्छा है, तो इंडिया को भी आना पड़ेगा। अभी इंस्टीट्यूट्स हैं IISER जो जिसके बारे में आप भी बता सकते हैं, और वहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें, ठीक है। वो रिसर्च में जाएं, फिर CSIR लैब्स हैं, वहां पर आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं CSIR लैब्स के थ्रू, या फिर सिमिलर लैब जैसे TIFR हो गई, बार्क हो गई, या फिर इसरो की बहुत सारी लैब्स हो गई, वहां से आप अपनी जर्नी आगे कर सकते हैं। उनके एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंजीनियरिंग में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही घुसना है। मैकेनिकल इंजीनियर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूर दराज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बैठ के बॉयलर को देखी जा रहे हो। नहीं, यू कैन डू मच मोर, यू कैन एक्चुअली गेट इन्वॉल्वड इन इनोवेशन, R&D एंड सो ऑन। ज्यादातर बच्चे पैसे के चक्कर में लो हैंगिंग फ्रूट्स, स्टार्टअप्स की बात कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, उसमें मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपका दिमाग रिसर्च के लिए बना है। तो मेन स्ट्रीम में बहुत ऑप्शन है, लेकिन एक ही चीज की प्रॉब्लम होती है, बच्चे कहते हैं 4 साल में मिल जाए, मेहनत नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ सम फोमो, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, व्हाटएवर यू। आप कोई भी करियर ले लो, उसमें 10 साल आपको लगाने पड़ेंगे, तभी आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचोगे, तभी आपकी इनकम अच्छी होगी, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, सब कुछ होगा, लेकिन 10 साल तो लगाने पड़ेंगे आपको। So be ready for that. Go for PhD. Why not? अच्छा सर, मतलब बीइंग अ एवरेज स्टूडेंट, मतलब क्योंकि देखो 99% ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने पिछले 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से बोलूं, तो सब लोग IITs के लिए नहीं बने हैं, सब लोग रिसर्च के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। सो देयर इज अ बिग चंक ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक 99% तो नहीं बोलूंगा, मतलब 95% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए क्या अच्छी, क्योंकि देखो वो एक बिग चंक है, उनको हम लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते अपने इस कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो उनके लिए कैसे वेन्यूज है, मतलब सपोज आई एम पास आउट फ्रॉम द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और आई एम पास आउट, मैं मतलब +2 के अंदर मेकआउट नहीं कर पाता IITs NITs को, और मेरे को किसी चिटकारा यूनिवर्सिटी से, मुलाना यूनिवर्सिटी से, या किसी एक लोकल यूनिवर्सिटी से जो है वो एडमिशन लेना पड़ता है, तो क्या मेरा करियर जो है वो उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता जो एक IITian NITian का जो है वो रीच आउट कर रहा है, या मेरे को कौन से ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे जो मैंने +2 में नहीं मारे हैं, जो मेरे को उस लेवल पे अचीव करने के लिए जो है वो हेल्प कर सकते हैं लाइफ के अंदर? ये मिथ है कि अगर पहली बात आप एवरेज स्टूडेंट का मतलब क्या है कि नंबर कम आए थे, बस नंबर ही कम आए थे ना। किसने ये तो नहीं देखा ना कि आपका नेचुरल टैलेंट क्या है। अभी रिसेंटली एक शिमला की लड़की थी जिसकी हमने काउंसलिंग की, उसके नंबर एवरेज आते थे, तो उसके पेरेंट्स बड़े परेशान थे, इसका पोटेंशियल बहुत है, ये नंबर नहीं लेके आती। ऐसे तो बहुत लोगों ने सुना हुआ है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि दिमाग बहुत है लेकिन मेहनत नहीं करता है मेहनत नहीं करती है। बिल्कुल। शी इज एक्चुअली अ वेरी हाई IQ स्टूडेंट। उसको अभी हम मेंसा का टेस्ट दिलवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी स्कूल में आइडेंटिफाई नहीं होगा। स्कूल्स एक तरीके के लिए बने हैं, नंबर लेके आओ, नंबर लेके आओ, नंबर लेके आओ, वो आपका ट्रू टैलेंट नहीं समझते। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो एग्जाम दे ही नहीं पाते, उनको एग्जाम देना ही नहीं आता, उनके नंबर कभी आने ही नहीं वाले, बट दे आर ब्रिलियंट इन देयर वर्क। अभी लास्ट ईयर की बात है, मेरा एक क्लाइंट जिसको हमने नॉन GMAT MBA करवाया है टॉप 100 यूनिवर्सिटी से विद अ स्कॉलरशिप, उसने GMAT दिया ही नहीं। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा, आते ही नहीं थे नंबर। कहता यार मेरे आते ही नहीं नंबर, मैं क्या करूं। पहली चीज ये मिथ है। तो मतलब इस तरह की चीजें भी अवेलेबल हैं कि हम लोगों को ये नहीं है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में पहुंचना है तो एक मतलब सीधे रास्ते के थ्रू ही जा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे जो है वो हुकअप्स अवेलेबल हैं जिससे हम लोग बीच में से भी जो है वो वे आउट निकाल सकते हैं। खुद ही समझो, ठीक है, सुंदर पिचाई IIT से है, सत्या नेडेला तो IIT से नहीं है, तो हाँ इनिशियल उनको एक जंप मिलती है, डेफिनेटली मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की जर्नी आपकी क्या कहते हैं खराब होगी या सेम नहीं होगी। आप बैचलर्स कहीं से भी कर लें, ठीक है, इट्स ओके, पर आप मास्टर्स में तैयारी करें, PhD में तैयारी करें। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि PhD मुश्किल होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल होती है। सेकेंडली, अ लॉट ऑफ पीपल विल डिस्कवर देयर करियर्स लेटर इन लाइफ। कईयों को स्कूल में समझ आ जाता है, कईयों को कॉलेज में समझ आता है, कईयों को 10 साल एक्सपीरियंस करने के बाद समझ आता है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, हर एक की जर्नी अलग है। प्लस क्या जिन भी हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, क्या वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या वहां पर टीचर्स अच्छे नहीं है? टीचर्स अच्छे हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेगी जो आपको रिक्वायरमेंट है, बशर्ते आप रेडी हो उसको यूज करने के लिए।
ये बहुत बड़ी बात करी सर कि आपने। क्या लवली यूनिवर्सिटी से किसी की माइक्रोसॉफ्ट में, अमेज़न में प्लेसमेंट नहीं हुई? बहुत होती है, हर साल होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ली और आईआईटी, एनआईटी में नहीं ली। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप यूनिवर्सिटी का चयन करें, अब जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें, तो आप ये ज़रूर देखें कि उस यूनिवर्सिटी में आपको मिल क्या रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसी है, क्या उनका करियर डेवलपमेंट सेल अच्छा है कि नहीं है, फर्दर अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए वो कितना सपोर्ट करते हैं आपको। प्राइवेट हो, पब्लिक हो, दोनों में आपको सेम चीज़ करनी है। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी यूनिवर्सिटी ही हमेशा अच्छी होती है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जैसे आजकल हम सबकी जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो हो गई है ना? मतलब क्लास 12th के अंदर हम लोग सिर्फ उस तरीके से पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम फोड़ने के लिए जो है वो ज़रूरी है, ठीक है? इवन टीचर्स भी प्लस 1 प्लस 2 के जो है वो उस तरीके से ही पढ़ा रहे हैं कि जो एक एग्ज़ाम को क्रैक करना, मतलब दिस एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब एक पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या लगता है कि इज दिस द राइट डायरेक्शन टू डेवलप अ नेशन? कि हम लोग एक साइड पे सोच रहे हैं कि हमें रिसर्च फील्ड के लिए बच्चे जो है वो पैदा करने हैं यहाँ पे, या बच्चे हमारे जो है वो निकलें, जापान को compete करें, अमेरिका को compete करें, बट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो मार्क्स ओरिएंटेड माइंडसेट है, ये कितना जेल कर पाता है मतलब आने वाली फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के साथ आपके हिसाब से? बिल्कुल अच्छा अप्रोच नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ कंट्रीज में जहां ये पहले नहीं होता था, वहां पर भी होना स्टार्ट हो गया है। जैसे अमेरिका का एग्जांपल ले लो, वहां पर अलग अलग स्कूल्स में प्रेशर आता है ऊपर से कि आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर अच्छा होना चाहिए, 8th पे या 10th पे या एसएटी का स्कोर अच्छा होना चाहिए। सेम फंडा जो इंडिया में कितने सालों से चल रहा है और हम सब भुगत चुके हैं उसको। एक एग्जांपल दूंगा, लास्ट ईयर एक लड़की थी बॉम्बे से, मेरी मेंटी, उसको साइकोलॉजी पसंद थी और उसको इकोनॉमिक्स पसंद थी। तो क्लियरली उसका जो एरिया बनता था वो है बिहेवियरल साइंसेस। 6-7 महीने मैंने उसकी मेंटरशिप की है, उससे अलग अलग रिसर्च करवाई है कि दुर्गा पूजा की आइडल्स और गणेश चतुर्थी में जो आइडल्स बनती है बॉम्बे में और दुर्गा पूजा की जो कलकत्ता में बनती हैं, उन इंडस्ट्रीज को कंपेयर करो आप। इस टाइप के मैंने प्रोजेक्ट्स करवाए हैं। कोविड में बायोमेडिकल वेस्ट कितना जनरेट हुआ, उसका क्या हो रहा है, उसके ऊपर रिसर्च करवाई है। एनआईटी जलंधर हमारे ही कॉलेज में एक सस्टेनेबिलिटी की कॉन्फ्रेंस होती है एनुअल, लास्ट ईयर आई थिंक मई जून में थी, तो मैंने उसको अप्लाई करवाया इवन दो शी वाज नॉट एलिजिबल। क्या फर्क पड़ता है? तो फिर अप्लाई करने के बाद उसका जो पेपर है उसको फर्स्ट रैंक मिला। उसने आईआईटीज से जो सबमिशंस आई थी उनको बीट किया। एक हमारे प्रोफेसर थे वहीं बैठे थे, उन्होंने बोला बेटा तुम्हें कभी जिंदगी में हेल्प चाहिए हो ना, ये लो मेरी ईमेल आईडी, ये लो मेरा फोन नंबर, मेरे को फोन कर देना, आई विल बी देयर फॉर यू। अब मेरे को बताओ कौन सा टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको ये एक्सपोजर मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों को हमें इंकरेज करना है सही डायरेक्शन में। तो ये जो टेस्ट वाला फंडा है ये तो है ही बेकार। मेरा तो और भी फंडा है कि जो सैलरी के पीछे भागते रहते हैं वो भी बहुत बेकार फंडा है, क्योंकि ट्रू मजा आपको तभी आएगा और असली में पैसा आप कमा लोगे। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है दुनिया में, लेकिन वो काम ढूंढ लो जिसमें मजा आता है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, और ऐसा दिन में अच्छी नींद, मतलब फिर सेटिस्फाइड फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस पैसे के लिए नहीं, मैंने वैसे कुछ जो है वो लाइफ में अचीव जो है वो किया है। सर बहुत अच्छी बात है सर। सर 1 मिनट में मैं जानना चाहूँगा, लास्ट मिनट के अंदर, मतलब मैं इसको जो है वो कंटेंट प्रोस्पेक्टिव से वाइंड अप करने के लिए जो है वो कोशिश करूँगा। 1 मिनट में आप मेरे को बताओ कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, ठीक है, मतलब जैसे आपने बोला कि मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ और मैं इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्टेड हूँ, और इन द करंट सिनेरियो विच वाज गोइंग ऑन फ्रॉम द लास्ट मेनी ईयर्स, उसके अंदर शायद मैं ये अपना सिस्टम अचीव ना कर पाऊँ। आपको कितनी होप्स है नई एजुकेशन पॉलिसी से जो ये गवर्नमेंट लेके आ रही है? कितनी सही है एज पर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? अगर मैं आपसे ये बात करूँ तो बिल्कुल आप ब्रीफ में मेरे को प्लीज। हाँ जी। पहली चीज, मतलब मैंने मीडिया में भी इसके बारे में बात की है, ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि 34 साल बाद कुछ नया देखने को मिला। कितना अच्छा है या कितना बुरा है, खाली पॉलिसी डॉक्यूमेंट देख के आपको कभी जज नहीं करना चाहिए, पहली बात, अगर आपको पॉलिसी मेकिंग के बारे में पता है। लेकिन 2 चीजें जो मेरे को मिसिंग लगी थी वो ये था कि एक तो उसमें पैंडेमिक से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं थी कि कल को अगर एक और पैंडेमिक आता है तो ऑनलाइन कैसे पढ़ाई होगी। दूसरी चीज, हाँ, और वो पैंडेमिक में लॉन्च करने के बाद तो मतलब ये थोड़ा आयरॉनिक हो गया। सेकंड चीज, उसमें करियर काउंसलिंग के बारे में कुछ नहीं था। तो डॉक्टर इतिश्री मिश्रा जो मेरी मेंटर भी हैं, जिनके साथ मैं बहुत काम करता हूँ, उन्होंने भी यही बोला था कि अब मतलब अभी भी वही 13 साल के बच्चे के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पढ़ाई भी करे, अपने करियर के बारे में भी सोचे कि अगले 50 साल क्या करना है, मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में भी सोचे कि अच्छा ये करना है तो मेरे को आज से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, कुछ भी हो गया। अब वो 13 साल का बच्चा क्या ये सारा कुछ करना चाहिए उसको, या हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करना है? सो वो 2 चीजें मिसिंग लगी, लेकिन बहुत अच्छा स्टेप है। अल्टीमेटली पॉलिसी तभी पता चलती है 10 साल बाद
क्योंकि उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन होगा। हाँ, और बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में डिपेंड करता है। अगर नहीं हुआ तो जितना मर्जी अच्छा ऐसे लिख लो, उसका कोई फायदा नहीं। फेलियर फेलियर है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब थोड़ा सा हट के बात करते हैं, बहुत सारी करियर की बात होगी, है ना। बच्चों का ना मतलब जब क्लास 12th में होते हैं ना, तो सोचते हैं यार कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। माहौल यूजुअली पता नहीं होता, क्योंकि वो कुएं के मेंढक होते हैं, स्कूल लाइफ से कभी बाहर निकले नहीं है ना, एक्सपोजर कभी मिला नहीं है। तो वो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस वर्सेस द रियलिटी एज पर यू, कि जब बंदा एक अच्छे टॉप एनआईटीज आईआईटीज में एंटर कर रहा है क्लास 12th में, मतलब आप क्या सोचते थे कि क्या माहौल होगा, और एक्चुअल में जो है वो क्या माहौल मिलता है, क्या वो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी जो उस टाइम पे थी और आज के स्टूडेंट्स में जो आप देखते हो, क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर जरूर मैं आपसे। हाँ जी। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस डू नॉट एट ऑल मैच विद रियलिटी। जो आप सोचते हो ना, वो कभी मिलता नहीं है आपको। हमारे टाइम पे भी मेरी बहुत अलग एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए पहले 6 महीने तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ और सोचा हुआ था और वो कुछ और रहा था। आज के बच्चों की भी यही है, उनको लगता है कि जैसे एक 9th क्लास के बच्चे की मैं कर रहा था काउंसलिंग, तो कहता सर मुझे कुछ भी करना है, जो भी करना है, मुझे आईआईटी रुकड़ी जाना है। मैंने कहा ये रुकड़ी मेरे ये कौन सा कॉलेज है बेटा? कहते नहीं, आईआईटी रुकड़ी में 1-1 1.5 करोड़ के पैकेज मिलते हैं। मैंने कहा आईआईटी रुड़की है उसका नाम। अच्छा। तो बच्चा इतना परेशान था कि उसको ये नहीं पता था कि कौन से कॉलेज जाना, बस जाना है। अब उसको ये नहीं पता कि वो रुड़की जगह कहाँ पर है, दिल्ली से कितना दूर है, वो वहां पर एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आईआईटी का मतलब प्रिपरेशन कैसी होती है, एंड सो ऑन। और उसका एक्चुअली एप्टीट्यूड कॉमर्स के लिए था, तो साइंस के लिए था भी नहीं। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं आज के बच्चों की, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे देख देख के ना, मैं तो इतने बना लूंगा, इतने बना लूंगा, ये प्रॉब्लम है। एक्सपेक्टेशंस आप कम रखें, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, अगर आप सरकारी कॉलेज में जा रहे हैं, आईआईटी एनआईटी, आपको ये समझना है कि ब्रांड वैल्यू मिलेगी और पीयर ग्रुप बहुत अमेजिंग मिलेगा। ये दो चीजें हैं जो आपकी सबसे बड़ी एडवांटेजेस हैं। कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो कुछ जरूरी नहीं है कि कुछ होगा आपके साथ। आपको ही अपने आप को ही डेवलप करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ बच्चों की ये भी एक्सपेक्टेशन होती है, चलो +2 में पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद अपना कॉलेज जाएंगे, सैली वैली बनाएंगे और ऐश करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर सर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये मतलब दिस आल्सो कम्स अंडर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, क्योंकि आज का यूथ जो है वो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। सारा दिन इस तरह की रील्स देख देख के जो है वो बुद्धि जो है वो एक अलग डायरेक्शन में भी जो मूव कर रही है, जो हम लोगों के टाइम पे शायद नहीं था, ठीक है। तो हाउ इज योर लाइफ इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड इन कॉलेज और इफ यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड इन कॉलेज, एंड विच अकॉर्डिंग टू यू इज अ बेटर वन? ये थोड़ा सा ना मतलब अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को पूछना पड़ रहा है क्योंकि ये डिमांड है। मतलब ये मैं अपने बच्चों से पूछा था, मैंने कहा मैं एक करियर काउंसलर्स हैं हमारे, मतलब उनसे जो है ये इंटरव्यू लेना है, तो अब कुछ मेरे को क्वेश्चंस बताओ। तो ये क्वेश्चन हिट आउट हुआ बीच में से, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पूछ लूंगा। हाँ जी। देखिए, जब आप आईआईटी या मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा वैसे भी बैंड बज रही होती है, लाइफ में कुछ और बचता नहीं है, क्योंकि आपको उतनी डेडिकेशन, उतनी ऑब्सेशन से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मेरा कहना ये है कि आप कॉलेज में जाके अपनी फुल ऑन लाइफ एंजॉय करें। सैलरी लेने के बाद अपने करियर में 3-4 साल अच्छा एंजॉय करें, एक्सपोजर लें, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप वो करेंगे नहीं ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगा ये मेरे को अच्छा लगता है कि नहीं लगता। जहां तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात है, इफ समथिंग क्लिक्स, गो अहेड। आई मीन यू नो, इट्स अ फ्री कंट्री, आई कांट कमेंट ऑन योर पर्सनल लाइफ, बट आई थिंक आपको बस एक चीज रखनी है, दूसरे को रिस्पेक्ट करें जब भी आप रिलेशनशिप में जाएं, एंड दैट्स अबाउट इट। बट यस, डू एंजॉय 20s में, एक्सपेरिमेंट करो जितने करने हैं, और फिर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा किस डायरेक्शन में सीरियस होना है। सीरियस होना, बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर प्रॉब्लम हुई तो हम यहाँ पर हैं, कोई टेंशन नहीं है, कभी भी बात कर लो। बिल्कुल, हम बैठे हैं। तो ये ना सर का जो है वो कांटेक्ट मैं आप सबको दे दूंगा, सर के यूट्यूब चैनल का लिंक भी जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सौरभ सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, जो है वो मतलब काफी ज्यादा मेरा खुद का एनलाइटनमेंट जो है वो हो गया, तो बच्चों का तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि काफी जो है वो अच्छा रहा होगा। तो बेटा कैसा लगा आपको सच कॉन्वर्सेशंस रियली मैटर का फर्स्ट एपिसोड? प्लीज कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर बताएं। ऐसे वीडियोस को जो है वो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं स्कूल टाइम्स के अंदर इस तरह के वीडियो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस में पूरी एक सीरीज जो है वो आप लोगों के लेके आ रहा हूं, जिसमें अच्छी अच्छी शख्सियतें को जो है वो नीचे उतार के 9th से 12th स्टैंडर्ड के बच्चा बन के जो है वो मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के लिए, ताकि एक जो है वो एनलाइटनमेंट आप लोगों को आओ, ताकि दुनिया का जो है वो एक एहसास आपको पता चले कि किस तरह से जो है वो चीजें वर्कआउट कर रही हैं। बेटा जी, यही मेरी मुहिम है, सबका अपलिफ्टमेंट, सबका साथ, सबका विकास होने वाला है।